आतमजीत सर, ये जो परिस्थिति है, जिस तेजी की ये बात कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में हम जाएं तो राहुल गांधी आज जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस सक्रियता के साथ वो बतौर नेता प्रतिपक्ष लोगों के बीच में जा रहे हैं, उससे इंडिया गठबंधन को ज्यादा खतरा है या फिर एनडीए गठबंधन को ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है, जैसा अभी ओम सैनी सर कह रहे थे। और अगर एनडीए पर खतरा है तो भाजपा को क्या वो खतरा समझ में नहीं आ रहा है, या उसी खतरे को छुपाने के लिए जबरदस्ती इंडिया गठबंधन पर खतरा बताया जा रहा है? नमस्कार राम प्रकाश राय जी, ओम सैनी साहब, डॉक्टर जय नारायण व्यास साहब। आपने बात की इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन। थोड़ा सा इसको और बड़े लेवल पे कर लेते हैं। आपने फ्रांस का इलेक्शन देखा। फ्रांस के इलेक्शन में जितनी भी लेफ्ट पार्टीज थी, उन्होंने एक पॉपुलर अपना गठबंधन बनाया 1 महीने पहले इलेक्शन के, और इस समय जो उनकी राइट विंग की सरकार थी वो अल्पमत में चली गई। इसका सीधा सीधा मतलब यूके में आपने देख लिया किस तरीके से ऋषि सुनक की सरकार गिरी, जबकि उनको पूरा अंदेशा था कि वो इलेक्शन जीतेंगे। पूरे वर्ल्ड में यूक्रेन रशिया की वॉर को देखकर और इजराइल का हमस पे अटैक जो चल रहा है, उसका ग्लोबल मेल्टडाउन या ग्लोबल स्लो डाउन है। वो स्लो डाउन इसलिए है क्योंकि जितनी भी राइट विंग पार्टीज हैं दुनिया की, वो सिर्फ अपने एजेंडे को आगे करने के लिए इस तरीके की जेनोसाइड्स, लड़ाइयां लोगों में करवाती। आप देखते हैं हमारे इंडिया में नक्सलों के बारे में बहुत बात होती है, खालिस्तानी टेररिस्ट के बारे में बहुत बात होती है। ये सिर्फ नक्सलवाद और टेररिज्म जो है, ये कहाँ की उपज है? ये पॉलिटिक्स की उपज है। ये पॉलिटिक्स की उपज इसलिए है कि यहाँ पे हैव और हैव नॉट्स का जो खाई है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो मुकेश अंबानी साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बेटे की शादी के जितने भी फंक्शंस करते जा रहे हैं, जियो का सरचार्ज का रेट बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं भैया शादी हल्की फुल्की कर लो, हमसे काहे पैसा ले रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अब पब्लिक के डोमेन में भी आ गई हैं। पब्लिक को भी समझ में आने लग गया है कि ये जो ओलिगार्क मॉडल है अदानी अंबानी का, ये देश को लेके डूबेगा, क्योंकि इसमें ना रोजगार है, ना महंगाई को कंट्रोल करने का कोई फॉर्मूला है, ना हम एनर्जी सफिशिएंट नेशन बनने की कागार पर हैं। आपने देखा गिफ्ट सिटी जो गुजरात का है, उसमें आपकी जो सिल्वर इंपोर्ट है उसकी 8% ड्यूटी रिवोक कर दी गई। क्यों? क्योंकि उस सिल्वर का जो इस्तेमाल है वो सोलर पैनल्स बनाने में किया जाता है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अदानी। बड़े बड़े बैंक्स भी जो सिल्वर इंपोर्ट, जो बुलियन इंपोर्ट करते हैं, वो भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यूएई से जो रेफरेंस ऑफ ओरिजिन है वो सिर्फ गिफ्ट सिटी को ही अलाउड है, और किसी भी इंस्टीट्यूशन को सिल्वर इंपोर्ट करने की मनाही है। तो क्या हो रहा है, ये आप इस तरीके की कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं। इसी बात को राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत सारी अच्छी तरीके से लोगों को समझा भी और लोगों को समझाया भी कि ये जो मॉडल है ओलिगार्क मॉडल, इसमें अदानी अंबानी 2 लोग रह जाएंगे और वही सब कुछ कंट्रोल करेंगे। आपके एयरपोर्ट से लेके, पोर्ट से लेके, हम लोग ये बातें तमाम विषयों पर करते रहते हैं, पर हम उसको बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि जो आज का रेफरेंस है, आपने फ्रांस के इलेक्शन में देखा मैक्रोन के दोनों हाथ जो हैं कट गए हैं। आज की डेट में पॉपुलर फ्रंट डिसाइड करेगा कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कल रिजाइन कर दिया। तो ये जो वेव है फार्मर्स, अब आपको फार्मर्स की बात बताता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने 74% बढ़े हुए प्राइस पे आज प्याज खरीदने का नोटिफिकेशन दिया। क्यों दिया? उनको पता है महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं। अभी हरियाणा में भी बहुत सारी चीजें ये लोग लॉन्च करने के उसमें। जो प्याज का एक्सपोर्ट है वो सिर्फ उन लोगों को अलाउड है जो 70 से 75 रुपए किलो खरीदेंगे। इसीलिए प्याज के दाम जब गर्मियों में, जब प्याज आता है अप्रैल मई में, तो 10 रुपए 15 रुपए किलो प्याज हो जाया करता था रिटेल में। आज की डेट में 25-30 रुपए से नीचे नहीं जा रहा है। वो इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि प्राइस रेगुलेशन कुछ लोगों के हाथ में है। एक्सपोर्ट अलाउ ना करके फार्मर्स को जो गेन होना चाहिए वो गेन नहीं मिलता है। अब महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि हम 74% बढ़े हुए प्राइस पे आपसे प्याज सोर्स करेंगे। यही बात आपने तेलंगाना में देखी जब उन्होंने कहा 3100 रुपए धान का रेट देंगे। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन में उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में इलेक्शन में कहा हम 2700 रुपए धान का रेट देंगे। वो उतना धान का रेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसको कौन चेक कर रहा है? कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, सीएजी या जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग करती है एग्रीकल्चर की, क्या उनमें वो कार्यरत लोग जो हैं वो सार्थक हैं? क्या वो उनके पास पावर्स हैं गवर्नमेंट को एक्सपोज करने की? जहां भी आप गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हैं, विसल ब्लोअर्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी कोर्ट से। ये जितनी भी भारत की न्याय संहिता, आचार संहिता, जितनी भी ये नई संहिता आई हैं, इसमें विटनेस प्रोटेक्शन का कुछ नहीं।
पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं। और आपको याद होगा कितने केसेस में जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं उनको तो मार दिया जाता है, या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या वो उनसे बयान जो है पलटवार कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके की तानाशाही, इस तरीके की पुलिस स्टेट बनाने की जो कोशिश है, राहुल गांधी इसी को बता रहे हैं। अब राहुल गांधी मणिपुर में गए, मणिपुर में गए तो क्या उन्होंने देखा कि जो हालत पिछले साल मई में थी वही हालत इस साल जुलाई में भी है। पिछले सवा साल 1.5 साल में कुछ बदला ही नहीं, हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। पार्लियामेंट में जब एक मैती पीएम को, अपना एमपी को बोलने दिया जाता है, तो उसी के जो काउंटर पार्ट है, दूसरे एमपी हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। और जब ऑपोजिशन खड़ी होती है तो फोटो खींच के ये दिखाया जाता है कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रही है। तो ये जो झूठ का दुष्प्रचार है, और ये जो राइट विंग गवर्नमेंट्स करती हैं, कम्युनिज्म लाके, सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर, लोगों को आपस में बांटकर, लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर गाय, आपने देखा जैसे इलेक्शन खत्म हुआ फिर से वो गौरक्षक जो हैं वो स्क्रीन पे आ गए, बहुत सारी हिंसा की घटनाएं फिर से शुरू हो गई, लोगों को डराने धमकाने का। पर लोग इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार जो है ये उनको झूठे वादे कर रही है। पिछले 10 साल का तो ब्यौरा दे नहीं रही है, इमरजेंसी की बात करती है, जवाहरलाल नेहरू की बात करती है, राहुल गांधी पे छीटाकशी करती है। अब इनको दिक्कत ये भी होगी कि वायनाड से प्रियंका गांधी लड़के अगर पार्लियामेंट में आ गई तब क्या होगा। तो इनका सिंहासन तो हिल गया है, और अब इनको अमेरिका से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब ये रशिया जाके पुतिन के पास क्यों गए हैं प्रधानमंत्री मोदी? पुतिन से कह रहे हैं कि भाई मुझे बचा लो, मेरी सरकार अल्पमत में है, तो मैं तुमसे इतना सामान खरीदता हूं, मैं ये लो और 70-80 हजार करोड़ का सामान तुमसे खरीद लूंगा, सारा ऑयल मैंने तुमसे खरीदा, तुमसे वेपन्स खरीदे, इसराइल को भेजे। मतलब एक रिपोर्ट है जिसमें ये साफ साफ कहा जा रहा है कि इसराइल को वेपन सप्लाई कर रही है अदानी के शिप्स। वो वेपन्स कहां से आ रहे हैं? वो इंडिया में तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, वो रशिया से आ रहे हैं, वाया अदानी के शिप्स इसराइल जा रहे हैं। ये मेरा एलिगेशन नहीं है, ये मेरा एक पॉइंट है, एक बिंदु है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो ऑयल सस्ता आया वो कहां बेचा गया, उसका प्रॉफिट किसके पास गया? इन्होंने तो विंडफॉल टैक्स लगाया, उस विंडफॉल टैक्स कितने अमाउंट पे लगाया, उससे नीचे अमाउंट का कितना पैसा कमाया। मतलब इस तरीके की जब चीजें होती हैं, जब 5 लाख करोड़ रुपए की एसेट वाला मुकेश अंबानी 21 लाख करोड़ वाले एसेट पे आ जाता है 10 साल के अंदर, और गरीब हो जाता है, और 80 करोड़ लोगों को राशन पे ही सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो आप मान लीजिए कि ये सरकार बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है, क्योंकि अब पब्लिक के सामने ही एक्सपोज हो चुकी है। कुछ तो इन्होंने मैनेजमेंट किया ईवीएम्स का, जिसमें इन्होंने कुछ सीटें निकाली, 30-40 सीटें एक्स्ट्रा निकाली। तो राजस्थान में भी ओम सैनी साहब कह रहे थे कि 13 से 14-15 सीटें जो है ये डेफिनेटली हारेंगे। वहां भी 2-3 सीटों में कड़ा मुकाबला हुआ। उत्तर प्रदेश में जो हम 40-42 की बात कर रहे थे, हम कम आंक रहे थे, कम से कम 50 सीटें आनी चाहिए थी, 7-8 सीटों में यहाँ भी। तो ये 20-30 सीटों की जो गड़बड़ हुई है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ये 30-40 सीटें इनकी और कम होनी थी। तो ये सरकार अल्पमत की सरकार है, इस सरकार के पास कोई जनादेश नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। फॉरेन में भी, पॉलिसी में भी ये लोग फेल हो चुके हैं फ्रांस के साथ। अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि फ्रांस में गवर्नमेंट बदल जाती है, फ्रांस की कोर्ट्स जो है वो तो इंडिपेंडेंट ऑपरेट करती हैं, उनका तो बहुत विधायिका जो है उनकी बहुत तरीके से चलती है। राफेल के मामले में अगर फाइल खुल गई तो मोदी कहां मुंह छुपाएंगे? क्योंकि राफेल के मामले में इंडिया स्पेसिफिक कंडीशन में आपने यहां तो बता दिया कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे कितने अमाउंट की क्या चीज खरीदी, पर वहां जरूर पूछा जाएगा कंपनी से कि आपने इतने का विमान, अगर 200 मिलियन यूरो का विमान आपने 380 मिलियन यूरोज में बेचा है, तो 180 मिलियन यूरो किस बात के लिए? तो पता लग जाएगा कि अंडर हैंड पेमेंट हुई है। बफोर्स से भी ये 100 गुना बड़ा मामला है, और सरकार इसीलिए डरी हुई है। मोदी जी जो हैं ये बार बार जो रशिया, वेना और ये सब जगह जा रहे हैं, वो अपने नए दोस्तों को खोज रहे हैं कि किस तरीके से मैं बच जाऊं। पर होता है ना, झूठ का पुलिंदा बार बार नहीं बहुत लंबा खींच सकते आप, तो कहीं ना कहीं ये इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। और 1 साल की वेट कर लीजिए, महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद इस सरकार के सारे पर्देफाश विधिवत तरीके से अगले मार्च अप्रैल बिहार इलेक्शन आते आते ये सब क्लियर हो जाएगा कि सरकार ने कितने घपले किए हैं। इन सरकार ने जो विकास का मॉडल ये बताते हैं, विकास के कितने कार्य हुए हैं, कितनी कमीशन खाई गई है, हर चीज में, हर कॉन्ट्रैक्ट में पैसा खाया गया। आपको याद होगा एक टनल का केस था जिसमें मजदूर फंस गए थे, उसका 100 करोड़ रुपए का बिल जो है जिस कंपनी को दिया गया, जिसने कहा था मैं पेमेंट दूंगा, उसने पेमेंट देने से मना कर दिया, और ये उससे ले भी नहीं पा रहे पैसा।
क्योंकि वो उनको बेनिफिशियरी हैं उनके, कहीं ना कहीं उनको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के और चीजों से उनको फंड करते रहते हैं। तो आप देखिए, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। इतने मजदूर फंसे, इतने दिनों में निकले, सरकार का पैसा लगा, मिनिस्ट्री अपना पैसा मांग रही है, कंपनी पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि वो सीना जोरी पे उतर आए हैं। इतनी हिंसा की घटनाएं आप जो टीवी पे रोज देखते हैं, लोगों को डर ही खत्म हो गया। लोग सोचते हैं कि कुछ भी कर लीजिए। जब देश के इतने बड़े शीर्ष में बैठे लोग जो हैं इतने बड़े बड़े घपले कर रहे हैं, तो हम अगर कोई चोरी चकारी कर लेंगे या गुंडागर्दी कर लेंगे या किसी को मार देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके का जब व्यवहार शुरू हो जाता है और लोगों में डर खत्म हो जाता है, लोगों में जो है वो टॉलरेंस लेवल खत्म हो जाती है, तो फिर ये चीजें हाथ से निकल जाती। और ये सरकार का पूरा, आप समझिए कि इसमें पूरा हाथ है। जिस तरीके से कार्य व्यवस्था और जिस तरीके से न्यायपालिका और जिस तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होती जा रही है। इसका पूरा दारोमदार सरकार पे है और सरकार का गिरना तय है। अब वो लोगों के ऊपर है कि वो कब उसको गिराना चाहें। आज गिराना चाहें तो सरकार आज गिर जाएगी, आप 6 महीने बाद गिराना चाहें 6 महीने बाद गिर जाएगी, आप 1 साल बाद गिराना चाहें 1 साल बाद गिर जाएगी। इसका सारा दारोमदार सिर्फ इस पे है। चंद्रबाबू नायडू इस समय अपना पैकेज मांग रहे हैं और ये इनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनको उनकी वो सारी सेटिस्फेक्शन वो कर सके। वो अदानी से उनको नेगोशिएट करा देंगे परियोजनाओं में, चाहे वो आपकी इरिगेशन की परियोजना है, अमरावती को बनाना है, 30-40 हजार करोड़ रुपए उनको चाहिए। सरकार के पास देने के लिए पैसा नहीं है स्टेट को। और जहां इनकी डील ये खराब होगी, चंद्रबाबू नायडू अपना वापस ले लेंगे समर्थन। और नीतीश कुमार तो खड़े हैं, नीतीश कुमार को तो पता है उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए वो जो है चुपचाप बैठे हैं, अपना दिखा रहे हैं कोई बात नहीं, देखा जाएगा। क्योंकि वो सब लोग ये चाह रहे हैं कि पब्लिक सड़क पे उतरे और पब्लिक ही इनको गिराए। अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है। पर मैं चाहता हूं कि देश के जितने शीर्ष नेता हैं, अगर कोई इनमें से इस प्रोग्राम को सुन रहा है, तो ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी पड़ेगी। खाली पब्लिक के सिर पे रह के आप इस सत्ता को नहीं गिरा सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और बाकी नेताओं को भी उनको फॉलो करना चाहिए। क्यों छुप के बैठे हैं? टीडीपी का क्या काम? टीडीपी को चाहिए राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाए जाके, अभी सरकार गिर जाएगी और सब चीजें अपनी सुचारू रूप से चलने लगेंगी। जी राम प्रकाश राय।